हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में बात करेंगे हम फार्मा सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। वैसे तो फाइनेंशियली ये कंपनी काफ़ी साउंड है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी लास्ट 1 ईयर में अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रही है इसकी, और ये अपने 52 वीक्स हाई से 30% तक नीचे आ चुका है। तो आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे? तो जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ वो है डिवीज़ लैब। तो डिवीज़ लैब के ऊपर आज हम एक डिटेल स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम इसके बिज़नेस मॉडल को समझेंगे कि किस तरीके का काम करती है यह कंपनी, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही देखेंगे वो रीज़न कि किस वजह से इसका जो प्राइस है वो इतना नीचे आ चुका है। और इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपके ये पोर्टफोलियो में है या फिर आगे आप इसको बाय करने का सोच रहे थे तो क्या आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके का फ्यूचर ग्रोथ इस स्टॉक में दिख रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। अब सबसे पहले हम इस कंपनी और इसके बिज़नेस मॉडल के बारे में समझ लेते हैं। तो ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1990 में, और इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो इनका जो पहला प्रोडक्ट कैटेगरी है वो है जेनेरिक API का, देन कस्टम सिंथेसिस एंड देन न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो इन 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है। अब इन तीनों को हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो पहला है जेनेरिक API मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब ये क्या होते हैं? तो जो ड्रग्स बनाने वाली इस कंपनी होती हैं तो उनको ड्रग्स बनाने के लिए वेरियस कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कह सकते हैं आप रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी में से एक होता है API एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो हर ड्रग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वही API बनाने का काम करती है डिवीज़ लैब। तो डिवीज़ लैब के पास API जेनेरिक API बनाने का जो है 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, और ये वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज़ में से एक है जो API की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है। 95 कंट्रीज से ज़्यादा में इनकी जो है प्रेजेंस है। दूसरा हमारा है कस्टम सिंथेसिस। तो कस्टम सिंथेसिस जैसा नाम से ही देख रहे हैं आप, कस्टमाइज़। तो कस्टमाइज़ बेसिस पे कुछ ड्रग्स कंपनीज़ हैं जिनको कस्टमाइज़ बेसिस पे मेडिसिन बनानी होती हैं। इस तरीके की मेडिसिन ज़्यादातर ट्रायल बेसिस पे जो बनती है, जिनका ट्रायल चल रहा होता है, वो स्मॉल क्वान्टिटीज़ में कस्टमाइज़ मेडिसिन बनाती हैं। तो उसके लिए भी डिवीज़ लैब जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और इनको मैन्युफैक्चरिंग करके देती है ऐसी ड्रग कंपनीज़ को कस्टमाइज़ बेसिस पे वो मेडिसिन। तीसरा है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब ये इस तरीके के एक सब्सटेंस होता है जो कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उसमें एक सब्सटेंस होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी और उसकी भी सेलिंग करती है। तो ये इनके ब्रॉडर कैटेगरी में 3 तरीके के बिज़नेस मॉडल हमने देख लिए। अब इनके अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि 95 कंट्री से भी ज़्यादा में इनकी प्रेजेंस है, और जैसा अब और ये भी बताया था मैंने आपको कि ये वर्ल्ड की टॉप 3 API मैन्युफैक्चरर कंपनी भी है। इसके साथ ही इनकी जो सब्सिडरी कंपनियाँ, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी भी हैं इनकी USA एंड यूरोप में। इसके साथ ही इनकी अगर इंडिया में सेटअप की बात करें तो यहाँ इनका जो इंडिया में सेटअप वो है तेलंगाना एंड विशाखापट्टनम में इनका सेटअप है। अब इनका जो रेवेन्यू होता है वो मोस्टली इनका 75% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है ये इनका USA एंड यूरोप से आता है। इनके टोटल 122 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें इनका 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है इनके टॉप 5 प्रोडक्ट से आता है। तो इस तरीके का इनका जो है वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और बिज़नेस मॉडल है। तो API जो इनका जेनेरिक API जो है उसके पास बहुत ज़्यादा ही मार्केट 50% ज़्यादा का मार्केट शेयर है, और ये इनका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन पिछले एक साल में इसने काफ़ी ही वर्स्ट परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अब उसके रीज़न के बारे में भी हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे, लेकिन अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, और अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो करेंटली इसका जो प्राइस है वो 3366 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अभी ये यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप इसका मार्केट कैप को अगर देखेंगे तो इसका मार्केट कैप 89,360
67 करोड़ का है। उसके बाद इसके ROCE और ROE को चेक कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चेक करना किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखने के लिए। तो दोनों ही काफ़ी एट्रैक्टिव हैं, जिसमें इसका ROCE 35% है, ROE इसका 28% है। कंपनी डेट फ्री है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 113 का है। अगर इसके 52 वीक्स हाई की बात करें तो कंपनी ने अपना 52 वीक्स का हाई बनाया था 4641 के आसपास, और उसके बाद ये 52 वीक्स लो इसका बना था 3195 पे। करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 3366 पे, और यहीं पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। मींस ये अपने 52 वीक्स के हाई से 30% तक ऑलमोस्ट नीचे फ़िलहाल ये स्टॉक आ चुका है। तो ये हमने इसके फाइनेंशियल्स देख लिए, तो फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये अच्छी कंपनी है तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से इस स्टॉक की इतनी पिटाई हो रही है और पिछले 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को इतना नाराज़ कर दिया है। अब बात करते हैं कि ये स्टॉक इतना नीचे क्यों आ चुका है। तो इसका रीज़न है कि सेकंड क्वार्टर के जो इसके रिज़ल्ट आए थे उसमें इनकी अर्निंग काफ़ी फॉल हुई है, इनकी सेल्स रिड्यूस हुई है, इनके मार्जिन्स कम आए हैं। तो इन सब की वजह से ये स्टॉक जो है काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन आखिर इनकी सेल्स और इनके अर्निंग्स क्यों रिड्यूस हुई हैं, तो इसके पीछे का रीज़न है कोविड। तो कोविड जब अपने पीक पे था उस टाइम में इनके पास काफ़ी बिजनेस था API का। तो कोविड के में जो मेडिसिन यूज़ हो रही थी उस मेडिसिन में जो API लग रहा था जिसका नाम था मोलनुपिराविर, उस API को बनाने के लिए जो डिवीज़ लैब को एक बिज़नेस मिला था तो वो काफ़ी पीक पे चला गया था। उस टाइम में काफ़ी डिमांड थी इनके पास, और कंपनी ने उस टाइम में काफ़ी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, इस मोलनुपिराविर API की मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग बहुत ज़्यादा की थी, जिसकी वजह से इनकी जो अर्निंग्स थे वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब कोविड स्टेबलाइज हो गया और इस मेडिसिन की डिमांड कम हो गई, तो मेडिसिन की डिमांड कम होने की वजह से इस API की डिमांड भी कम हो गई, और यहाँ पे इनका जो ये मैन्युफैक्चरिंग है इस API का वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, और इनकी इसका इम्पैक्ट जो है वो इनकी सेल्स पे पड़ा, इनके मार्जिन्स रिड्यूस हो गए। दूसरा जो रीज़न है वो है कस्टम सिंथेसिस, जो हमने इसका दूसरा बिजनेस मॉडल में देखा था। इनका दूसरा प्रोडक्ट है कस्टम सिंथेसिस। तो कस्टम सिंथेसिस के टाइम क्या था कि बहुत सारे कोरोना के टाइम में ऐसे ट्रायल बेसिस पे बहुत सारे वैक्सीनेशंस बन रहे थे, जो ट्रायल बेसिस पे थे, जिनको फास्ट बनाना था, बहुत स्पीड में वैक्सीनेशंस बनाने थे, क्योंकि काफ़ी सफ़र कर रही थी कंट्री वर्ल्ड। तो उसकी वजह से भी कस्टम सिंथेसिस के का भी जो बिज़नेस था वो काफ़ी हाइक पे चला गया था। डिवीज़ लैब के पास बहुत ज़्यादा बिजनेस था, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में ट्रायल बेसिस पे वैक्सीनेशंस ड्रग्स बन रहे थे, और कोविड जाने के बाद वो जो बिज़नेस है वो काफ़ी नीचे आ गया, क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो काफ़ी कम हो गई। तो दोनों ही जो रीज़न है वो दोनों ही कोविड रिलेटेड ही है। तब जब कोविड था पीक पे तो इनका जो सेल्स था वो काफ़ी ग्रो हुआ था, इनकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन सडनली जब कोविड स्टेबलाइज हुआ, इन ड्रग्स की डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो इनके क्वार्टरली रिज़ल्ट में रिफ्लेक्ट हुआ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो ये हमें दिख रहा है, इनके जो हमें डेटास दिख रहे हैं कि इनकी अर्निंग कम हो रही है, मार्जिन कम हो गया है, तो ये एक टेम्प्रोरी हम देख सकते हैं। लॉन्गर टर्म में ऐसा नहीं रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि 50% से भी ज़्यादा का API मार्केट कवर कर रही है कंपनी, जहाँ पे इनका 95 कंट्री से ज़्यादा में इनकी प्रेजेंस है, और API बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस है कंपनी के पास। तो अगर हम इसका फेज़ 2 फेज़ 3 में देखें तो आगे इनका जो कोर बिजनेस है API बनाने का वो अभी भी इनके पास है, और आगे जो ये डेटा है वो इनके आने वाले टाइम में दिख सकता है। तो फिलहाल इनका Q3 का भी रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन ये जो रिज़ल्ट है वो धीरे धीरे दिखेगा। मीन्स करेंटली अभी पुराने डेटा के अकॉर्डिंग जो इनका निकाला जाता है, इनका प्रॉफिट निकाला जाता है, उसके बेसिस पे फ़िलहाल दिख रहा है कि इसका ये जो स्टॉक है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, और उसी के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन लॉन्गर रन में ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप देखेंगे इसके ROE को, हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि ROE आप देखेंगे कि कंपनी का काफ़ी अच्छा है, कंपनी पैसा बना रही है। अगर कंपनी के कैगर को देखेंगे तो आप 1 ईयर को देखेंगे तो 1 ईयर में जैसा हम बता रहे हैं कि 1 साल से कंपनी ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया हुआ है, लेकिन पीछे आप देखेंगे पिछले 5 सालों में तो कंपनी ने अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर्स का भी पैसा बना के दिया है। कंपनी की सेल्स आप प्राइड देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी रही है। तो हम सिर्फ पिछले 1 साल के डेटा पे ये जज नहीं कर सकते कि ये कंपनी अब कैसी है, तो इसको हमें निकल जाना चाहिए या
क्या करना चाहिए इसमें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी कुछ सर्विसेज बता देना चाहती हूँ कि पुणे में हमारी क्लासेस चलती हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। टेक्निकल, फंडामेंटल एंड फ्यूचर ऑप्शंस दोनों ही तरीके के कोर्सेज़ यहाँ सिखाए जाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल्स के लिए आप हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हैं। गूगल पे भी हमारी प्रेजेंस है। आप सब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और डिटेल आप जाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, या फिर आप इसको कहीं अगर बाई करने का सोच रहे थे तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि लॉन्ग टर्म में हमने बताया कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें स्टे इन्वेस्टेड रख सकते हैं। ये जो सिचुएशंस हमें दिख रहे हैं ये टेम्प्रोरी है, ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है और उनके पास आगे आने वाले टाइम में फेज़ 2 में 3 में काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनके पास, जहाँ पे कंपनी अभी स्टेडी ग्रोथ करके दिखाएगी। तो इसमें आप स्टे इन्वेस्टेड रहें लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप इसमें कहीं बाय करने का सोच रहे थे तो यहाँ पे आप स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस स्टॉक को। और अगर आप इसमें ट्रेडिंग पर्पस से पूछ रहे हैं तो इसमें जो लेवल आप फॉलो कर सकते हैं, तो करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3366 के आसपास, और आगे ये स्टॉक 3550 का लेवल टच कर सकता है। देन ये स्टॉक 3750 तक एंड देन 4000 तक भी ये टच कर सकता है लेवल अपना। स्टॉप लॉस अगर आप देखना चाहते हैं तो पहला स्टॉप लॉस ये बना सकता है 3195 का, एंड देन ये स्टॉक 3000 तक भी नीचे, 3000 तक भी नीचे आ सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए आप ये लेवल्स फॉलो कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा डिटेल एनालिसिस। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।